Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, today I am going to discuss about the financial leverage or trading on equity. Financial leverage और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. हम इक्विटी का कैसे ट्रेडिंग, इक्विटी पे कैसे ट्रेडिंग करते हैं, इक्विटी का कैसे शेयर इश्यू करते हैं, किस प्रोपोर्शन में करते हैं, उससे रिलेटेड आप पढ़ेंगे. फाइनेंशियल लेवरेज रेफर्स टू प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट इन ओवरऑल कैपिटल. मतलब कि जो डेप्ट, जैसे हमने बताया कि डेप्ट के रूप में डिवेंचर्स भी इश्यू करते हैं, तो जब डिवेंचर्स आप इश्यू करते हैं तो वो टोटल कैपिटल का कितना प्रोपोर्शन होगा. जैसे मान लीजिए टोटल 1 करोड़ का है, 1 करोड़ का अगर कैपिटल है तो उसमें आपने सपोज किए कि आपने 50 लाख का आपने डेप्ट कर दिया और 50 लाख का आपने शेयर इश्यू कर दिया, या फिर आपने 40 लाख का शेयर डेप्ट इश्यू कर दिया, डिवेंचर्स इश्यू कर दिया और 60 लाख का आपने शेयर इश्यू कर दिया. तो ये उसके प्रोपोर्शन को बताता है और उसी लीवरेज मतलब उसी रेशियो को बताता है. फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू डेप्ट अपॉन इक्विटी, डी अपॉन ई, डी इज इक्वल टू डेप्ट और ई इज इक्वल टू इक्विटी का है. With debt fund, companies funds and earning increase because debt is a cheaper source of finance, but it is very risky to involve more debt in capital structure. जो डेप्ट फंड होते हैं कंपनी के, वो काफी चीपर होते हैं, मतलब काफी सस्ते होते हैं, ठीक है, और आपके अर्निंग को भी इंक्रीज करते हैं, क्योंकि वो आपको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको मालूम होता है कि मुझे इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है. लेकिन जितना ये चीपर है, जितना सस्ता है, उतना ही ये रिस्की भी है, क्योंकि इसमें कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस होते हैं जिसमें आपको एक रेट ऑफ उसका एक इंटरेस्ट आपको रेगुलर टाइम पर आपको उसको पे करना है. थर्ड मंथली, हाफ ईयरली, एनुअली आपको इंटरेस्ट उस पर रेगुलर पे करना है. नेक्स्ट, मोर डेप्ट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन अर्निंग only when rate of earning of the company return on investment should be more than rate of interest on debt. इसमें जितना आप अधिक डेप्ट लेंगे वो उतना ही आपके बिजनेस के अर्निंग को इंक्रीज करता है. अब ये डिपेंड करता है कि अर्निंग, जितनी अर्निंग है वो आपके जो आपकी रिटर्न उस कैपिटल पे मिलता है, वो रिटर्न आपके जो डेप्ट पे जो इंटरेस्ट पेड करते हैं वो हमेशा उससे अधिक होना चाहिए, जिससे कि आप उसके लीगल ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकें. इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मोर देन द अर्निंग return on investment of the company, then the more debt means loss for company. ये जैसे मैंने बताया कि कैपिटल आपने पढ़ा होगा, इससे पहले अकाउंट्स में शुरुआत में आपने पढ़ा होगा कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जब कोई कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न उस पर फिक्स करता है. एक एक्सपेक्टेशन होता है कि अगर मैंने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न उसका 10% होगा, यानी कि 1 लाख रुपए पर ईयर हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होगा. उसी को कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है. अब चीज ये है कि अगर ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर 10% है और लोन उस कैपिटल पर जो इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं वो अगर 12% है, तो यानी कि जो इंटरेस्ट रेट है वो आपके रेट ऑफ रिटर्न, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है ROI है, वो आपका उससे कम है और ये आपके कंपनी को लॉस की तरफ ले जाएगा. यानी कि अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर 12% हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो तो वो कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है. तो इसमें हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो ROI है, ROI इसका मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. सपोज करिए ये 12% है और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेप्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपका 10% है, इट मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लेस देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट.
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो ये कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा। बट अगर ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10% हो जाए और ये 12% हो जाए तो ये कंपनी के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा और कंपनी डेब्ट लॉस फॉर कंपनी, और ये कंपनी के लिए लॉस क्रिएट करेगा। To prove that owners of company gain or earning per share is more when debt is involved in the capital structure, we will take following example in which the company is using all equity capital in the one situation, then it includes some debt along with the equity in second situations, and then add more debt along with the equity in third situation. ऐसे मैं कुछ 3 सिचुएशन की मैं आपको क्लियर करता हूं, जिसमें आपका ये फर्स्ट सिचुएशन है जिसमें आपका टोटल कैपिटल है 50 लाख और इक्विटी कैपिटल है 50 लाख, 5 लाख शेयर्स 10 रुपीज ईच। अब आपका डेप्ट इसमें नील है, ठीक है। टैक्स रेट क्या है 30% पर एनम। अब जब आप, ये फर्स्ट सिचुएशन है, ये सेकेंड सिचुएशन है, टोटल कैपिटल 50 लाख है, आपने इक्विटी कैपिटल 40 लाख यानी कि 4 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच, यानी कि 10 रुपीज के शेयर 4 लाख शेयर्स आपने इश्यू किया है, और बाकी का जो डेप्ट है वो 10 लाख है। जो टैक्स रेट है वो 30% है और इंटरेस्ट ऑन डेप्ट 10% है। यानी कि अगर फर्स्ट सिचुएशन में देखें तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स EBIT 7 लाख, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। जो अर्निंग होगी वो बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट आपका 7 लाख है। यहां पर इस सिचुएशन में, क्योंकि इसी से EBIT आप इसी से कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है आपका डेप्ट है, डेप्ट 10 लाख का है, डेप्ट में इंटरेस्ट 10% है। यहां पे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स EBIT 7 लाख। थर्ड सिचुएशन है, टोटल कैपिटल 50 लाख है, इक्विटी कैपिटल आपने 30 लाख यानी कि 3 लाख शेयर से आप 10 रुपीज इश्यू किया है, डेप्ट 20 लाख है, 30% पर एनम टैक्स है, टैक्स रेट है, इंटरेस्ट ऑन डेप्ट 10% है। यहां पर ये आपका देखिए EBIT आपका मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 7 लाख है। 3 सिचुएशन है, सब में 7 लाख बिफोर टैक्स है। अब इस 7 लाख में से सबसे पहले अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले इसमें से आप 7 लाख में से आप 30% पर एनम पहले टैक्स पेड करेंगे, ठीक है। अब टैक्स पेड करेंगे तो आप क्या करेंगे 30% इसका जब कैलकुलेट करेंगे 7 लाख 30/100, 7 3 जा 21, 2,10,000 आपका ये टैक्स रेट है। 2,10,000 आपने 7 लाख में से पेड कर दिया, ठीक है। 7 लाख में से आपने 2,10,000 आपने पेड कर दिया। अब ये हो गया 4,90,000। अब इस 4,90,000 में से आप क्या करेंगे, अब इस डेप्ट पे जो 10% इंटरेस्ट है यानी कि 20 लाख का डेप्ट 10% अगर इंटरेस्ट है तो आपका होगा इसमें 2 लाख। 2 लाख इसमें आपका इंटरेस्ट होगा तो 2 लाख इसमें से इंटरेस्ट पेड कर देंगे आप। अब बचा आपके पास 2,90,000। अब इस 2,90,000 पे अब इस पे जो डिविडेंड, अब इसी 2,90,000 में से, क्योंकि अब ये आफ्टर टैक्स जो डिविडेंड पेड किया जाता है वो आफ्टर टैक्स होता है, यानी कि टैक्स काटने के बाद से ये जो 2,90,000 का अमाउंट है इसको आप पे करेंगे। तो ऐसे सब सिचुएशन में आप ऐसे ही करेंगे। देखिए ये आपका टैक्स सिचुएशन आपको बता रहे हैं। देखिए पहले EBIT में देखिए सिचुएशन फर्स्ट 7 लाख की अर्निंग हुई है, सिचुएशन सेकेंड 7 लाख, लेकिन इसमें आप 10% आप 10 लाख, ये सिचुएशन थर्ड है। सिचुएशन फर्स्ट में आपको कोई डेप्ट पे इंटरेस्ट नहीं पेड करना था, इट इज क्लियर। तो आपका 7 लाख का टोटल EBIT आपका 7 लाख है, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पर EBT, यहाँ पे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, बिना टैक्स।
अब इसमें से लेस इंटरेस्ट 0 है, क्योंकि आपने डेप्ट क्या किया है, इश्यू ही नहीं किया है। अब यहां पर ईबीटी यानी कि अब अर्निंग बिफोर टैक्स, जब अर्निंग बिफोर टैक्स की बात आएगी यानी कि आप इसमें इंटरेस्ट क्या करेंगे, पेड करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2,10,000 इंटरेस्ट, अब इसमें से देखिए इंटरेस्ट 2,10,000 लेस कर दिया, अब आपके पास कितना बचा, 4,90,000। अब देखिए अब 4,90,000 है, अब यहाँ पे अर्निंग आफ्टर टैक्स हुआ, अब इसमें से आप क्या करेंगे, ईपीएस निकालेंगे, ठीक है। तो अर्निंग प्रॉफिट, अर्निंग पर शेयर्स आप यहां पे निकालेंगे, ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर्स। अब यहां पे आपका 4,90,000 है और 4,90,000 और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 5 लाख है, ठीक। यानी कि 5 लाख 4,90,000 है और 5 लाख शेयर में आपको 4,90,000 को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इसका जो यानी कि 0.98 आ रहा है, यही आपका ईपीएस होगा, अर्निंग पर शेयर, यानी कि एक शेयर पे आपको 0.98 रुपीज मिलेंगे। अब 0.98 से आप 5 लाख शेयर्स है उसमें आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो जितना आएगा उतना शेयर्स पे इनकम होगा। नेक्स्ट अब आते हैं सिचुएशन सेकंड में आते हैं। तो सिचुएशन सेकंड में आपका शेयर भी इश्यू किया गया था और आपका 10 लाख का डेप्ट भी किया गया था। तो 10 लाख पे डेप्ट 10% आपका इंटरेस्ट है, तो इसमें से इंटरेस्ट लेस किए हैं तो 1 लाख, अब बचा आपका पास 6 लाख। अब इसमें 10 लाख का आपने डेप्ट किया है तो 10 लाख पे इंटरेस्ट अपना 1 लाख 10% का इंटरेस्ट हुआ, 10 लाख का 10% 1 लाख हुआ, लेस कर दिया। अब आपके पास ये जो होगा ये होगा आपका अर्निंग बिफोर टैक्स। अब इसमें से ये 6 लाख आपका अर्निंग बिफोर टैक्स हुआ, इसमें से आप क्या करेंगे, आप टैक्स लेस करेंगे। अब टैक्स क्या है, 30% ईबीटी है, तो 30% अब 6 लाख का 30% निकालेंगे तो 6 लाख माइनस 1,80,000, 6 लाख का 30% कितना होगा, 1,80,000। अब आपके पास अमाउंट कितना बचा, 4,20,000, ठीक। अब इस 4,20,000 में आपने शेयर कितने का इश्यू किया था, 4 लाख का शेयर इश्यू किया था और आपके पास 4,20,000 है, यानी कि 4,20,000 अपॉन 4 लाख, यानी कि यहां पर देखिए अर्निंग पर शेयर कितना है, 1 रुपीज 5 पैसे, ठीक है, 1.05। यहाँ पे यहाँ के सिचुएशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सेकेंड सिचुएशन में पर शेयर अर्निंग क्या है, ज्यादा है। अब आते हैं थर्ड सिचुएशन में। थर्ड सिचुएशन देखिए 7 लाख अर्निंग हुई है कंपनी की, अब इसमें से उसने 20 लाख रुपए का डेप्ट दिया है, तो सबसे पहले उसमें से इंटरेस्ट लेस कर लेंगे। इंटरेस्ट 10% 20 लाख का, तो 10% 2 लाख हुआ, बचा क्या आपके पास 5 लाख रुपए। अब 5 लाख का 30% आप टैक्स उसमें से लेस करेंगे तो 1,50,000 होगा, बचा कितना 3,50,000, ठीक है। अब 3,50,000 पर आपको कितने का शेयर इश्यू किया है, 3 लाख का, यानी कि 3,50,000 अपॉन 3 लाख, यानी कि 1.16 अर्निंग पर शेयर होगा। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, यानी कि एक शेयर पे जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 1 रुपीज 16 पैसे। यानी कि तीनों सिचुएशन में देखिए इसमें कोई डेप्ट नहीं लिया गया, इसमें कम डेप्ट लिया गया, इसमें इससे अधिक डेप्ट लिया गया, तो यहाँ पे शेयर की वैल्यू बढ़ रही है। यानी कि जो तीनों सिचुएशन में सबसे अच्छा सिचुएशन क्या है, ये है। अगर यहाँ पे आप कैपिटल स्ट्रक्चर की या अर्निंग ईबीआईटी की बात करेंगे तो ईबीआईटी के आपका क्या होता है, डी अपॉन ई, यानी कि डेप्ट अपॉन इक्विटी। यानी कि डेप्ट आपने कितने का लिया था, 20 लाख का अगर डेप्ट लिया था, 20 लाख का अगर डेप्ट लिया था और इक्विटी आपने कितने का लिया था, 30 लाख का, तो 20 अपॉन 30 लाख, ठीक। यानी कि जो इनका बीच जो रेशियो होगा वो 2:3 का रेशियो होगा। यानी कि जो थर्ड सिचुएशन है वो सबसे बेस्ट सिचुएशन होता है, जिसमें आपके शेयर होल्डर्स भी आपसे खुश रहेंगे और आप डेप्ट भी ले सकेंगे। यानी कि इस रेशियो को सबसे स्टैंडर्ड रेशियो माना जाता है और यही एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।